विभाग विनोद में आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। हर दिन हम जिन एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं और अपनी जानकारी के अनुसार आपसे जो विचार शेयर करते हैं उसका अच्छा प्रतिशत देखने को इन दिनों मिला है। अनेक लोग टेलीफोन से कुछ जानकारी चाहते हैं और कुछ उनके मन में भ्रम होता है, उसके विषय में पूछते हैं तो उसका भी निराकरण मैं समय समय पर कर दिया करता हूँ। मित्रों, लोकतांत्रिक समाज में और एक धर्मनिरपेक्ष समाज में विचारों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब ये देखने में आता है कि विभिन्न विचारधारा के लोग, जिसमें राजनीतिक दल ज्यादा सामने हैं, अपने हित में, अपने राजनीतिक लाभ के हित में कुछ ऐसे विवाद पैदा करते हैं जो समाज में विभाजनकारी तत्वों को मदद पहुंचाती है। ऐसे में स्पष्ट, बेला दो टूक, बेबाक बातचीत और विचारों का आदान प्रदान बहुत आवश्यक होता है। यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, जिस दिन इस पर विराम लग गया, तय मानिए यह जो हमारे भारतीय समाज का जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का जो ताना बाना है वो बिखर कर रह जाएगा। इसी सिलसिले में एक बड़े असहज जो राजनीतिक घटना विकास क्रम सामने आया है वह है भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक सर्वेसर्वा शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले देवेंद्र फडणवीस के बीच एक विवाद की जो खबरें आ रही हैं और दोनों में जो वाक युद्ध की जो शुरुआत हुई है वह किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया। यह बड़ी विचित्र बात है। जैसे महाराष्ट्र की जो वर्तमान महाविकास आघाड़ी सरकार है, शरद पवार उसके शिल्पकार है, ये सभी जानते हैं। और पिछली सरकार के जिस तरह से 5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में तेज तर्रार युवा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई, उसकी प्रशंसा सभी करते हैं और उसमें हर कोई एक भविष्य के राष्ट्रीय लोकप्रिय जननेता की छवि को देख रहा है। युवा हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, न केवल उनकी पार्टी को, भारतीय राजनीति को भी, समाज को भी और हमारे महाराष्ट्र को भी। ऐसे में महाराष्ट्र के दो दिग्गज नेताओं के बीच अगर बिल्कुल असहज स्थिति पैदा करने वाली वाक युद्ध की शुरुआत होती है, विवाद होता है, इस पर तो बहस होगी ही। कभी कभी लगता है कि राजनीतिक हित में दलीय नीति के अनुरूप कुछ बातें की जाती हैं जो वैचारिक स्तर पर मान्य नहीं होती है, सिद्धांत के रूप में भी उससे मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन जब दो दिग्गज, जैसे मैंने कहा यहाँ, शरद पवार जैसे राजनीति के चाणक्य और देवेंद्र फडणवीस जैसे एक तेज तर्रार युवा नेता जो एक सफल प्रशासक के रूप में 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, उनके बीच विवाद की खबरें आती हैं और जिन तथ्यों को सामने लाया जाता है उससे बड़ा दुख होता है। शरद पवार के ऊपर फडणवीस ने जातीय राजनीति के आरोप लगाए। यह दुखद है, सभी जानते हैं। बल्कि जवाब में जो शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को संभालने वाले अनेक नेताओं के नाम गिनाते हुए यह प्रमाणित कर दिया है कि वो जातीय राजनीति नहीं करते। मैं समझता हूं इस आरोप पर खरीदार राजनीति का एक अंधा विद्यार्थी भी नहीं है होगा। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे आरोप लगाए तो उसे एक झटके में खारिज भी नहीं किया सकता। इसकी छानबीन की जाए, इसके गहराई में जाने की जरूरत पड़ती है।
हाल के दिनों में महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस आक्रामक हुए हैं और अनेक उदाहरणों के साथ उन्होंने सरकार के ऊपर अनेक तरह के आरोप लगाए हैं, उस आलोक में यह तो कहा ही जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा व्यक्ति बिल्कुल बेबुनियाद आधारहीन आरोप तो नहीं ही लगाएगा, लेकिन चूंकि एक खास जातिवादी आरोप के ऊपर पवार ने एक सफाई दी है, देवेंद्र फडणवीस को आगे आकर उसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात जो शरद पवार ने कही है वो महत्वपूर्ण है वर्तमान भारतीय राजनीति के आलोक में। उन्होंने दोबारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकार को अस्थिर कर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किन प्रकार बढ़ाना चाहती है। ठीक है, कोई भी राजदल अपने विस्तार के लिए, सत्ता पाने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आती है तो दुख पहुंचता है। ऐसा नहीं चाहिए। आप दलीय स्तर पर अपनी नीति के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा अपने उपलब्धियों को सामने लाकर जनता में अपना विस्तार करें, जनता को अपनी ओर आकर्षित करें, आप सफल होंगे। लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग यह गलत है, यह शरद पवार का जो आरोप है। और ध्यान रखें, उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया है, चूंकि पिछले दिनों चुनाव में पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों को धूल चटाई, वह एक उदाहरण, एक इतिहास बन चुका है। साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां सफल नहीं हुई। ममता बनर्जी को पिछली बार से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। शरद पवार ने ममता बनर्जी का उल्लेख कर भविष्य की राजनीति में आने वाली संभावनाओं को चिन्हित किया है, इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात जब देवेंद्र फडणवीस की आती है तो देवेंद्र फडणवीस ने जो समाज में इन दिनों चल रहा है, एक जो सांप्रदायिक सौहार्द और जो समाज में धर्म के आधार पर विभाजन की जो एक नीति चली है, एक जो बयान चल रही है, उसकी आलोचना हर स्तर पर सभी कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यही कारण है कि संभवतः देश के अनेक भागों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए। देवेंद्र फडणवीस इसके लिए छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ध्यान रखें, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष समाज है, संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में प्रस्तुत करता है। वैसे में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जब राजदल छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यही वह शब्द है और यही वह विचारधारा है जो समाज को बांटती है, समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर नफरत पैदा करती है। इस पर अविलंब अंकुश आवश्यक है। देवेंद्र फडणवीस जब यह आरोप अन्य राजदलों पर लगाते हैं तो इस पर भी विचार मंथन आवश्यक है। यह तो दोहराना ही होगा। सभी जानते हैं कि पूरे देश में एक जो सांप्रदायिकता का ताना बाना तैयार किया जा रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ दुष्परिणाम ही सामने आएंगे, अच्छे परिणाम कदापि नहीं आ सकते हैं। और जब देवेंद्र फडणवीस इसे चिन्हित करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि यह यूं ही नहीं हो सकता। राजनीतिक लाभ हानि अपनी जगह है, वो हर दल करते हैं, लेकिन सामाजिक माहौल
को बिगाड़ने का प्रयास किसी भी स्तर पर अगर होता है तो उस पर तत्काल अंकुश की आवश्यकता है। और मेरा आग्रह रहेगा कि इस बिंदु पर सभी राजदल एक हो जाए, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, अगर जब मंदिर सुरक्षित रहेगा तभी महंतगिरी के लिए दावे प्रतिदावे हो सकते हैं, उसके लिए आप लड़ सकते हैं। वही स्थिति है, जब हमारा भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और जिस शान के साथ हम पूरे विश्व में यह दावा करते हैं कि हमारा यह विश्व का सबसे सफल लोकतांत्रिक देश है, उसमें वृद्धि होगी। इसलिए यह जो विवाद शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच शुरू हुआ है, जिस वाक्य युद्ध की शुरुआत हुई है, मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष इस पर वैचारिक मंथन करके इसका एक सकारात्मक समाधान निकाले। इस विवाद से मैंने कहा कि अच्छे परिणाम कभी नहीं निकलेंगे। राजनीतिक लाभ जिसकी अपेक्षा अगर दोनों कर रहे हैं वह भी मिलने वाला नहीं है। समाज आज बहुत ही सचेत हो चुका है। देश का बच्चा बच्चा आज लोकतांत्रिक भारत के महत्व को समझता है। और अगर वह जिस क्षेत्र में भी कार्यरत है, जिस क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि जिस विश्व गुरु के पद को ग्रहण धारण करने की इच्छा के साथ आज भारत आगे विकास मार्ग पर कदम डाल कर रहा है, उसमें सफलता भी तभी मिलेगी जब इस तरह के हल्के छोटे ओछे बल्कि मैं कहूंगा विवाद से अलग हटकर शरद पवार जैसे राजनीति के चाणक्य और देवेंद्र फडणवीस जैसा एक कुशल युवा राजनेता जिसमें भारत का भविष्य छुपा हुआ है, मैं बताता हूं, बहुत नजदीक से उन्हें मैंने देखा है। उनकी कार्यकुशलता, उनकी इच्छा और उनकी नियत वह बिल्कुल साफ है। ऐसे में यह विवाद न केवल महाराष्ट्र के लिए हानिकारक होगा, बल्कि इसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रतिकूल रूप से पड़ेगा और यह कोई नहीं चाहेगा। देवेंद्र फडणवीस ने जिस छद्म धर्म निरपेक्षता की बात की है, उस पर एक राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। शरद पवार भी चूंकि उनको एक चाणक्य के रूप में उनकी पहचान बन चुके हैं, जानते हैं, देश उनकी तरफ बहुत ही आशा की दृष्टि से देखता है। उन्हें भी अपने अनुभवों के आधार पर और राष्ट्रहित में, सिर्फ दल विशेष के हित में नहीं, राष्ट्रहित में, भारत के लोकतंत्र के हित में उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे, मैं फिर दोहरा दूं, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई आघात पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने विराम दे रहा हूं, इस आशा के साथ पूरा दोहराते हुए कि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस चूंकि एक मुद्दे पर दोनों साथ हैं, और वह यह कि प्रदेश और देश विकास के मार्ग पर आगे कदम डाल करे और उस पर सभी का सहयोग मिले। जय।